पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में इस वक्त है और आज एक बार फिर हम आपको बता दें सुनवाई हो रही है। सभी को वहां सुप्रीम फैसले का इंतजार है। कल जजों ने डिप्टी स्पीकर के फैसले और कार्यवाही पर सवाल उठाए थे। अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया था। विपक्ष को कोर्ट से आज काफी उम्मीदें हैं। आक्रमण विपक्ष लगातार इमरान खान को घेर रहा है, उन्हें झूठा बता रहा है। वहीं इमरान खान चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। संसदीय दल की बैठक वो बुला रहे हैं। हालांकि टिकट बांटने की तैयारी के बीच चुनाव आयोग का यह कहना है कि पाकिस्तान में 90 दिनों में चुनाव नहीं हो सकते। पाकिस्तान में सियासत को कंट्रोल करने वाली सेना इन सियासी बवाल को लगातार दूर से देख रही है और इनसे दूरियां बनाकर अपनी भूमिका को न्यूट्रल रहने की बात कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 90 दिनों में चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे में आज सभी की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ वहां पर है। अब सवाल यहां पर है कि पाकिस्तान में आगे क्या हो सकता है, क्या क्या नई चीजें हो सकती हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर आपके ग्राफिक्स आ गए। सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला लेता है। सुप्रीम सुनवाई में क्या नई जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। कोर्ट संसद की प्रक्रिया से खुश नहीं है। कोर्ट ने इस बात को इजहार कर दिया, लेकिन फैसला जो है वो अभी नहीं सुनाया गया है। फैसले को लेकर सुनवाई आज भी है। तमाम कानूनी पहलुओं पर लगातार चर्चा की जा रही है। ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात यहां पर क्या है हम आपको बताते हैं। तो देखिए तीसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट का अगर फैसला आता है खिलाफ तो फिर यह विपक्ष की जीत होगी, जिस बात को शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज बार बार कह रहे हैं। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं और अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ जाता है तो विपक्ष की जीत होगी। डिप्टी स्पीकर के फैसले से पहले की हालात जो है उसकी बहाली मुमकिन है, यानी कि वहां पर चुनाव प्रक्रिया जो है वोटिंग होने वाली थी नेशनल असेंबली में, अगर पहले की प्रक्रिया बहाल होती है तो फिर वहां वोटिंग होगी, जिसमें इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं है। केयर टेकर पीएम की तैनाती की तैयारियां जो है वो भी जारी की गई हैं। इमरान खान ने एक संभावित नाम भी वहां भेज दिया है, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष कह रहा है कि देखिए हम इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि नेशनल असेंबली में वहां पर वोटिंग की जाए। तो ये तो हमने आपको ग्राफिक जरिए जानकारियां दिखाई। अब हम आपको दिखाते सुनवाते हैं वहां पर सियासी बयानबाजी, क्योंकि बयानबाजी का दौर जो है पाकिस्तान में इस वक्त तेज हो गया है। इनकी सारी कोशिश ये है कि इक्तदार में आएंगे, ये आके नैब को खत्म करेंगे, इनके केसेस खत्म होंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था। सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं और हैरत की बात यह है कि इनके दौर के केसेस बने हुए हैं तकरीबन 90% से ज्यादा। तो केसेस भी इनके दौर के बने हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि वो नैब को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए, इनके केसेस माफ हों, NRO 2 मिले और फिर से शुरू कर दें मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना, जो कि अभी अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये बाहर रहती है। ये है साजिश। हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाजी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्जाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए। एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? अब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। आईनी प्रोसेस क्या था, कानूनी जमहूरी प्रोसेस क्या है कि वोटिंग होता अदम एतमाद पे जो हमने करवाया और आप सबने देखा कि
95 या 197 वोट्स उस करारदाद के हक में थे और उससे यह हुकूमत चला जाता। हुआ क्या है? हुआ यह है कि इमरान खान सदर पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर मिली भगत एक साजिश के तहत पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो इज मोर इंपॉर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इंपॉर्टेंट? इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मोर इंपॉर्टेंट? तो इमरान खान का अहम जरूरी है संविधान, ये सवाल यहां पूछ रहे थे बिलावल भुट्टो, लेकिन हम आपको दिखाते हैं इमरान खान के सियासी बोल क्या है। तो देखिए यहां पर विपक्ष जनता से डरा हुआ है, ये बात इमरान खान बार बार कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि चुनावों में जाया जाए। इमरान खान उनसे प्रोवोक कर रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारियों क्यों नहीं करते हैं, आप तो सियासी जमात हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इमरान खान ने अब ये रुख पलटा है और कहा है कि देखिए मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन साजिश का जिक्र किया था, मैं अपने देश की हिफाजत कर रहा हूं, लोकतंत्र की हिफाजत कर रहा हूं। ऐसी तमाम बड़ी बातें जो हैं वो इमरान खान बार बार कह रहे हैं। देश के गद्दारों ने खतरे में डाल दिया। शहबाज शरीफ को आपने सुना कि गद्दार साबित किया जाए, बेवजह बार बार गद्दार मत कहा जाए, वो सबूत लाएं। सबूत नहीं निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर बार बार यह आरोप लग रहा है कि इमरान खान ऐसी कई बातें कह रहे हैं जो विपक्ष को रास नहीं आ रही है। इन सब के बीच हम आपको बता दें ये 5 तस्वीरें और फैसले का इंतजार जो है वो इस वक्त आर पार हो गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला इमरान खान के खिलाफ जाता है और पुरानी स्थिति को बहाल किया जाता है डिप्टी स्पीकर के फैसले के पहले, तो यह मानकर चलिए कि चीजें बदल जाएंगी और इमरान खान की फजीहत जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मगर के बीच में फिलहाल पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया फंसी हुई है। तो विदेशी खबर हमने आपको बताई। अब लौटते हैं देश की तरफ, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की। दरअसल गोरखपुर मंदिर हमले का आतंकी कनेक्शन जो है वो सामने आ सकता है। यूपी एटीएस से पूछताछ में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने अंसार गजवतुल हिंद के मिनहाज से पूछताछ की है, ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। और इस पूछताछ में मिनहाज ने यह बताया है कि हमलावर मुर्तजा की तरह वो भी गोरखपुर गया था। मिनहाज ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाने में माहिर है और यह माना जा रहा है कि ये वही है जिसने मुर्तजा का भी ब्रेन वॉश किया। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मिनहाज पर मुर्तजा का ब्रेन वॉश करने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति मुंबई से आता है, गोरखपुर पहुंचता है, गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है, हमला करता है, IITian है और वहां पर नारेबाजी करता है, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि हाल फिलहाल में वो नेपाल भी गया था और वहां से तमाम जो मददगार हैं उसे वो मिले थे। तो यहां का रहने वाला मुर्तजा, तो तमाम चीजें निकलकर सामने आई। हालांकि इसके पिता ने कहा है कि वो दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन जो सबूत मिले हैं, जिस तरह की बातें निकलकर आई हैं, जो एंगल निकल रहे हैं, जो बातें उसके पास कागजात से निकली हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से ये कहा गया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कल कि इस घटना को आतंकवादी कनेक्शन से जोड़कर भी देखा जा सकता है, या कहें कि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हमला हुआ था, मुर्तजा की तरफ से यह हमला किया गया था, हथियार लहराया गया था और उसके बाद यहां पर यह हमला हुआ था। लेकिन अब कई सारे किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक किरदार जो है वो मिनहाज का निकल कर आ रहा है, मुर्तजा का ट्रेनर, जिसके बारे में कहा जाता है उसे एक्सपर्टी हासिल है लोगों का ब्रेन वॉश करने की, उन्हें ब्रेन वॉश करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की। गजवतुल हिंद से जुड़ा इसका नाम निकलकर सामने आया है। तो यह घटना अब इसकी जो गूंज है वो गोरखपुर से कहीं आगे निकलकर लखनऊ से लेकर वाराणसी और दिल्ली तक पहुंच गई है। लेकिन इन सब के बीच में वो तस्वीर, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुआ था। और इस सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ हथियार लहराते हुए ये शख्स नजर आया, जिसने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों पर हमला भी किया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। जो मामला हुआ है बहुत ही शायद नहीं होना चाहिए था, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को?
देखिए, अभी तो जो घटना है वह बहुत गंभीर किस्म की है और उसके घटना का जो दोषी है उसे हमारे वीर जवानों ने पकड़ लिया है, अपनी जान की बाजी लगा करके पकड़ने का काम किया है। और पकड़े जाने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वह एसटीएफ के माध्यम से की जा रही है और मैं समझता हूं कि निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा जाएगा और जो तार होंगे कहीं से भी जुड़े वह सामने आएंगे। लेकिन इस पर मैं यह समझता हूं कि जो जांच करने वाली टीम है उसको जांच करने दीजिए, उसके माध्यम से बात सामने आने दीजिए। जी, अभी नई सरकार बनी है, आपको क्या लगता है किसी संगठन का इसमें हाथ हो सकता है जो शायद ना चाहता हो? मैंने कहा काल्पनिक सवाल और काल्पनिक जवाब उचित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान थे उन लोगों ने किस प्रकार से इसे अपराधी को पकड़ लेने का काम किया और पकड़ने के बाद जो खुलासा हो रहा है धीरे धीरे करके वह खुलासा हो रहा है, आप सबके सामने आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो अपनी जांच एजेंसी है उस पर भरोसा रखना चाहिए और बड़े बड़े मामलों का खुलासा किया गया है, बड़े बड़े जो तार कहीं से भी जुड़े रहे उनका पता किया गया है, इसमें भी किया जाएगा और उसकी जैसे जानकारी होगी आपके साथ सार्वजनिक किया जाएगा। गोरखधाम मंदिर के पास हमले के मामले में अब कई नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में यह सामने आया है कि हमलावर हाल ही में नेपाल भी गया था, उसने पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का यह दावा है कि इसका आतंकवादी कनेक्शन होने से इनकार नहीं किया जा सकता। गोरखनाथ पीठ में इस शख्स ने हथियार लहराया तो हड़कंप मच गया। उसने पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की। इस हमले की खबर लगते ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और सबसे पहले जख्मी पुलिस वालों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। फिर अपने लाव लश्कर के साथ निकल पड़े गोरखधाम मंदिर। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को एक एक अपडेट दिया। जहां हमला हुआ उस जगह पर भी सीएम पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। हम दोनों जवानों को बधाई दिए और बताए बधाई के पात्र हो। क्या वो जो शख्स था अहमद मुर्तजा अब्बासी क्या कह रहा था जब आप लोगों ने पकड़ा? कैसे हमला हुआ? क्या हाथ में था उसके? उसके हाथ में कच्चे नारियल काटने वाला बाकी था, जिससे वो एक बैग हम लोगों के ऊपर प्रहार किया और हम दोनों जवान उसे डट के मुकाबला करते रहे ताकि वो गेट के अंदर न प्रवेश कर सके। रविवार की देर शाम ये वारदात हुई। हर कोई सन रह गया कि इतने हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर परिसर में किसने हमले की हिमाकत कर दी। आखिर कौन है ये शख्स जिसने गोरखधाम के गेट नंबर 1 पर मौजूद 2 सुरक्षा कर्मियों को घायल कर मंदिर में घुसने की नाकाम कोशिश की? क्या था इसका इरादा? उसने क्यों ऐसा किया? किस बात का डर था? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ? नहीं, वो तो मेरे पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब प्राइवेट हो गया क्या, या कुछ भी सबसे तुम्हारे पिछली शादी जो हुई कुछ केस किया है क्या? आप सोचना दिमाग लगा रहे क्या हो सकती है? हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। यूपी पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि
आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। इस हमले की जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ की टीम को कई सनसनीखेज दस्तावेज मिले हैं। तफ्तीश में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरोपी अहमद मुर्तजा कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। वो खुद को धर्म के नाम पर कुर्बानी देने वाला समझने लगा था। पता ये भी चला है कि हाल के दिनों में अब्बासी नेपाल, कोयम्बटूर और लुम्बिनी गया था। इसके पास से कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी मिले हैं। उर्दू में लिखा साहित्य भी बरामद हुआ है। पुलिस मान रही है कि हमलावर मंदिर में घुस जाता तो काफी नुकसान हो सकता था। आरोपी अहमद गिरफ्तार हो चुका है। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इस दौरान एटीएस और आईबी की टीमें भी पूछताछ करेंगी ताकि हमले का एक एक सच सामने आ सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ गोरखपुर से संतोष शर्मा, आज तक। तो दिखाइए, अब बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। यूक्रेन में जंग से भारी विनाश मचा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की। और खबर यह है कि यूक्रेन के माइकोलेव में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। माइकोलेव में बड़ा हमला हुआ है क्लस्टर बम से। ये कहा जा रहा है कि यहां पर हमला किया गया है और इसकी तबाही भीषण हुई है। यूक्रेन के माइकोलेव में रूस का बड़ा हमला यहां देखने को मिला और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर ये हमले हुए हैं। तो माइकोलेव में जब क्लस्टर बम से रूस हमला करता है तो ये कहा जा रहा है कि तबाही भीषण होती है, भयंकर होती है। और इस हमले में 10 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। 46 लोगों के जख्मी होने का जिक्र भी किया गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया, अस्पतालों में, अनाथालयों में हमला किया गया। तो ये यूक्रेन के हवाले से दावा किया जा रहा है और यूक्रेन का ये कहना है कि माइकोलेव में जो हमला हुआ है वो स्कूल में हुआ है, दफ्तरों में हुआ है, अनाथालयों में हुआ है। अब ये सही कितना, गलत कितना, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा पहले दिन से हम बार बार कह रहे हैं कि जिस हवाले से खबर आ रही है उसके दूसरे नजरिए को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि माइकोलेव में बच्चों के 11 स्कूलों पर बमबारी हुई है और यहां पर कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर 40 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। अस्पतालों, अनाथालयों पर भी हमला हुआ। यूक्रेन रूस युद्ध के 41वें दिन एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं, न केवल राजधानी कीव में बल्कि पश्चिम में लेविव में, दक्षिण में ओडेसा के इलाके में, पूर्व में मारियोपोल में। यहां से खबरें आ रही हैं कि रूस के ऑपरेशंस मारियोपोल, ओडेसा यानी पूर्व और दक्षिण दोनों में अब ज्यादा तेज हो रहे हैं। खबर यह भी है कि रूस ने चेतावनी दी है यूक्रेन की सेना और अजोव बटालियन को कि वो मारियोपोल को खाली कर दे तो उन्हें जीवित रहने दिया जाएगा, अगर नहीं तो मारियोपोल में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। रूस एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है और इसीलिए मिसाइल स्ट्राइक्स लगातार मारियोपोल और डॉनबास के क्षेत्र में हो रही हैं यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर। यूक्रेन की सेना का कहना है कि उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मांगा था ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। रूस मान भी गया था, लेकिन उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर भी गोलीबारी हुई है और लोगों को सुरक्षित निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। ओडेसा की अगर हम बात करें या खरसन की बात करें या मिकोलाइव की बात करें, ये कुछ ऐसे शहर हैं जिन पर न केवल एयर रेड सायरन बज रहे हैं बल्कि मिसाइल स्ट्राइक्स भी हुई हैं। तो एक तरह से युद्ध के 41वें दिन इस पूरे क्षेत्र में यूक्रेन के तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बूचा में यूक्रेन की सरकार ने यह कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटर्स को बुला रहे हैं, फोरेंसिक जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम जो होगा उसे वीडियोग्राफ किया जाएगा ताकि सबूत जुटाए जा सके। यूक्रेन का दावा है कि ये युद्ध अपराध किया है रूस की सेना ने। 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की जो ब्रिगेड्स हैं वो बूचा में तैनात थी, उनकी पूरी फहरिस्त तैयार की जा रही है और रूस से डीएनए सैंपल्स मांगे जाएंगे उन अधिकारियों और सिपाहियों के जो यहां पर तैनात थे। ऐसा यूक्रेन की सेना का कहना है, सेना के अधिकारियों का कहना है कि वो सबूत जुटाएंगे कि किस तरह से बूचा में
मार्च के मध्य से लेकर मार्च के अंत तक वॉर क्राइम्स हुई थी। रूस ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है, कहते हुए कि ये सारी खबरें इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है, क्योंकि वो 31 मार्च को निकल गए थे बूचा के इलाके से और ये सारी तस्वीरें 4 अप्रैल के आसपास जारी की गई हैं ताकि रूस को बदनाम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए विदेशों से इन्वेस्टिगेटर्स यूक्रेन बुला रहा है ताकि एक इंटरनेशनल निष्पक्ष जांच हो इस बूचा के पूरे वाकये की। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बूचा के रास्ते पर यूक्रेन आज तक।